हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां आज हम बात करेंगे संस्थाओं की कि संविधान में आपकी कौन सी संस्थाएं संवैधानिक हैं और कौन सी संस्थाएं गैर संवैधानिक हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम देखें तो आपके संविधान में दो प्रकार की संस्थाएं दी गई हैं। कौन सा? संवैधानिक और गैर संवैधानिक। अगर हम देखें तो कौन सा? संवैधानिक और आपका गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक, ठीक है। अगर हम देखिए संवैधानिक संस्थाओं की बात करें तो संवैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं होती हैं जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है या जिनको संविधान के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो मतलब वह संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख है, संविधान में उल्लेख है, ठीक है, मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, या अगर बोले जिनको संविधान के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, या जिनको संविधान के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तथा इनको जो शक्तियां प्राप्त होती हैं या जो अधिकार प्राप्त होते हैं तो कहाँ से मिलेंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, जब इसको संविधान ने बनाया है तो इसकी शक्तियां और अधिकार भी संविधान से प्राप्त होंगे। जिसको जो बनाएगा शक्तियां वही तो देगा। तो अगर संविधान ने बनाया, संविधान ने शक्तियां भी दी हैं इसको, तो जो इसको प्राधिकार एवं जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वह संविधान से प्राप्त होती हैं। अब दूसरी बात होती है, अगर इसमें कुछ परिवर्तन करें या चेंजेस करें तो किसके तहत किया जाएगा? तो वह आपका संवैधानिक संशोधन के तहत किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है। अगर देखें, अगर इसमें परिवर्तन करेंगे तो संवैधानिक संशोधन के तहत करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। संवैधानिक संशोधन के तहत, संवैधानिक संशोधन के तहत करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि संवैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं होती हैं जिनका संविधान में उल्लेख हो। कहाँ? संविधान में, या जिनको संविधान ने बनाया है, ठीक है। तथा इनमें जो परिवर्तन करेंगे या कोई भी चेंजेस करेंगे तो वह संवैधानिक संशोधन के तहत करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप संस्थाएं देखें इसमें तो कौन कौन सी संस्थाएं होंगी? जैसे आपका वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। अगर देखें तो कौन कौन सी हैं? जैसे आपका है वित्त आयोग, या इसको बोलेंगे फाइनेंस कमीशन, ठीक है। दूसरा है आपका निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, और थर्ड है आपका जैसे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे आपका राज्य संघ लोक सेवा आयोग, राज्य संघ लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। फिर आपका महान्यायवादी हो गया, महान्यायवादी हो गया आपका, ठीक है। और हो गया आपका जैसे देखें तो कैग हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग हो गया आपका, ठीक है। फिर अगर देखें तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो अगर देखें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है,
और फिर आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है आपका, ठीक है। क्या क्या हुई आपकी, जैसे वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग, महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, कैग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और इसे आप जनजाति आयोग है आपका, ठीक है। अब इसको मिटा देना कुछ देर के लिए। तो कौन कौन सा हुआ आपका, और जैसे आपका राज्य महाधिवक्ता आयोग, राज्य महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, जैसे राज्य वित्त आयोग, ये तो सब अभी क्या हो गई, संवैधानिक संस्थाएं हो गई। अगर देखना चाहें आप तो देखिए सबके साथ एक अनुच्छेद लगा हुआ है, 280 वित्त आयोग, 324 निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक अनुच्छेद में लिखा हुआ है, महान्यायवादी 76, कैग 148, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तो 338, 338 ए, पिछड़ा वर्ग आयोग 338 बी। तो देखिए अगर देखें तो इन सभी आयोगों के साथ एक अनुच्छेद लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख है, संविधान के तहत इनको बनाया गया है, इसलिए इनको कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है। तो कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं। तो प्रिंट शॉट ले लीजिए इसका। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज ये। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में आप किसी न किसी एग्जाम में देखिएगा, इससे 1 या 2 सवाल निश्चित रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत इसमें गलतियां होती हैं कि हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि संवैधानिक कौन सा है, कि असंवैधानिक किसको बोले, संविधिक किसको बोले, विधिक किसको बोले, ठीक है। आज आपका सब कुछ क्लियर होगा यहाँ पर, आज देखिएगा। तो ये हुए संवैधानिक संस्थाएं। अब देखते हैं हम असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, ठीक है। अगर दूसरा देखें, कौन सा, एक होगा हमने देखा संवैधानिक संस्थाएं। अब दूसरा देखते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अगर देखिए इसमें 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है विधिक या सांविधिक और एक होता है नॉन विधिक। अगर देखें तो एक होता है संविधिक या इसको बोलते हैं विधिक, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं लीगल या स्टैट्यूटरी बॉडी। और इसको देखें तो गैर विधिक या गैर संविधिक। और इसको इंग्लिश में देखें तो स्टैट्यूटरी बॉडी। बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये आ गई। मतलब देखो गैर संवैधानिक संस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है संविधिक संस्थाएं या विधिक संस्थाएं, दूसरा होती है गैर विधिक संस्थाएं। इसको संविधिक को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी और इसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, लीगल एंड नॉन लीगल बॉडीज, ठीक है। तो कभी भी आए संविधिक या विधिक एक ही बात है, स्टैट्यूटरी बॉडी या संविधिक एक ही बात है, नॉन लीगल या गैर संविधिक या गैर विधिक एक ही बात है, ठीक है। तो अगर देखें तो गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? वह संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, वह संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो अगर देखें तो संविधिक संस्थाएं क्या होती हैं? फिर
भाई गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो फिर सांविधिक या विधिक संस्थाएं क्या हुई? वह संस्थाएं जिनको संसद ने एक कानून के तहत बनाया है, एक लॉ के तहत बनाया है। मतलब वह संस्थाएं जिनको पार्लियामेंट ने या संसद ने एक कानून के तहत बनाया है, ठीक है। जिनको संसद ने एक कानून के तहत बनाया है या मेड बाय लॉ, ठीक है। तो वह संस्थाएं जिनको पार्लियामेंट या संसद ने एक कानून के तहत बनाया है उनको बोलते हैं सांविधिक संस्थाएं, ठीक है। अगर कानून के तहत बनाया है या विधि के तहत बनाया है तो जो इनको अधिकार या प्राधिकार मिलेंगे वह उसी विधि या कानून से प्राप्त होंगे, ठीक है। देखिए सांविधिक संस्था क्या हुई? वह संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन इनको एक पार्लियामेंट या संसद ने एक विधि के तहत बनाया है या कानून के तहत बनाया है, उसको बोलते हैं सांविधिक संस्थाएं। तो इनको जो शक्तियां प्राप्त होंगी या जो अधिकार प्राप्त होंगे वह उस विधि या कानून से प्राप्त होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर देखें भाई कंपनी मतलब संसद ने बनाया है तो जो इसमें जो चेंजेज या जो परिवर्तन करेंगे वह साधारण बहुमत के तहत करेंगे। किसके? इसमें जो परिवर्तन करेंगे आप साधारण बहुमत के तहत करेंगे। आपने क्या देखा था जब संवैधानिक संस्थाएं आपने जब देखा था उसमें जब कोई परिवर्तन करना होगा हमें तो संवैधानिक संशोधन के तहत गुजरना पड़ेगा उसमें। लेकिन आपका जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं या जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं उनमें जो भी परिवर्तन करना पड़ेगा वह हमें साधारण बहुमत के तहत करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं? वह संस्थाएं जो विधि या कानून के तहत बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें जैसे आपका हो गया सेबी, क्या हुआ? सेबी हो गया आपका, ठीक है। और देखें जैसे एनजीटी हो गया आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है। या देखें रीरा हो गया आपका, ठीक है। या देखें अगर राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया अगर, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया आपका, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मानवाधिकार आयोग हो गया आपका, ठीक है। तो क्या हुआ आपका मतलब वह संस्थाएं जिनको संसद ने कानून के तहत या विधि के तहत बनाया है उनको बोलते हैं सांविधिक संस्थाएं। जैसे सेबी हो गया, एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, रीरा हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, ठीक है। रियल इस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, रेरा आपका रियल इस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब देखो अब बात करते हैं गैर विधिक संस्थाओं की। भाई आपने क्या देखा? सांविधिक संस्थाएं क्या होती हैं? जिनको कानून के तहत बनाया गया है, मेड बाय लॉ। लेकिन जो गैर विधिक संस्थाएं होती हैं या जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं वह कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा निर्मित होती हैं, एक रिजोल्यूशन के द्वारा निर्मित होती हैं। किसके? कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा। कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा या रेजोल्यूशन के द्वारा निर्मित होती हैं। जैसे आपका हो गया, जैसे आपने देखा वो योजना आयोग था, राष्ट्रीय विकास परिषद था, अब दोनों को मिला के जो नीति आयोग बनाया गया है, ये सब क्या है? आपकी गैर विधिक संस्थाएं हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। जैसे आपको देखें योजना आयोग जो था, पहले योजना आयोग जो था, राष्ट्रीय विकास परिषद था, अगर अब देखें जो वर्तमान में क्या है, नीति आयोग जो है, ठीक है, ये क्या है? एक गैर विधिक संस्थाएं हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। इसलिए इनको अगर ख़त्म करना होगा ना तो कोई
न साधारण बहुमत से न संवैधानिक संशोधन के तहत कुछ करना पड़ेगा, सीधे कैबिनेट एक प्रस्ताव पास करेगी और ये बॉडी अपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए देखिए जब योजना आयोग जो राष्ट्रीय विकास परिषद को जब एक करके नीति आयोग बनाया गया था तो कोई इसमें एक ना कोई बहुमत लाया गया था ना कोई साधारण बहुमत लाया गया था, सीधे एक रेजोल्यूशन पास किया कैबिनेट ने और नीति आयोग का गठन कर दिया। तो ठीक है, तो हमें क्या देखा हमने कि संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हम देखा हमने कि वह संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख है। ठीक है सॉरी, या जिनको संविधान के द्वारा निर्माण किया गया है तथा उनको सारी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे वित्त आयोग। कभी भी आप देखना हो ना, जैसे मोटे तौर पर अगर देखना चाहें कि संवैधानिक संस्था कौन है तो सोचा करिए कि जैसे वित्त आयोग आया गया, एग्जाम में पूछा कि वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है, तो सोचिए वित्त आयोग के साथ अनुच्छेद लगा है 280 है, संवैधानिक संस्था है। सांविधिक संस्था होगा तो आपको जब भी देखिएगा इस साथ कोई अनुच्छेद नहीं होगा। सांविधिक संस्था के साथ जो सांविधिक संस्था होगी उसके साथ कोई अनुच्छेद नहीं होगा, तो अधिनियम लगा होगा कि इस अधिनियम के तहत इसका निर्माण किया गया। अधिनियम जब कोई विधेयक लाते तो विधेयक जब पारित हो जाता है उसका, जब कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसी को तो अधिनियम कहते हैं। तो बस उस भाई संसद एक विधेयक लेके आई कि हमें सेबी का निर्माण करना है, तो एक बिल लेके आई, जब बिल पारित हो गया तो वो बन गया अधिनियम, उसी अधिनियम के तहत सेबी का निर्माण कर दिया गया या एनजीटी का निर्माण कर दिया गया या राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण कर दिया गया या राष्ट्रीय मानवाधिकार का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, तो ये हुई संवैधानिक संस्था या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी या विधिक संस्था। देखिए सांविधिक, विधिक, स्टैट्यूटरी बॉडी सब एक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। सांविधिक, विधिक, स्टैट्यूटरी बॉडी एक चीज़ है, गैर विधिक, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन संवैधानिक संस्था एक चीज़ है। ठीक है, और संवैधानिक एक चीज़ है। तीन वर्ड अलग अलग हैं। कौन कौन सा? संवैधानिक, सांविधिक और गैर विधिक। देखिए तीन अलग अलग वर्ड होते हैं। एक है आपका संवैधानिक, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। संवैधानिक, सांविधिक, विधिक या इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी या इसको अगला होता है आपका गैर विधिक, गैर विधिक या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, सांविधिक अलग है, सांविधिक विधिक एक ही चीज़ है, गैर विधिक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन लीगल बॉडी एक चीज़ है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन मत होइएगा। संवैधानिक संस्थाएं क्या हैं? जिनका संविधान में उल्लेख है। ये क्या होती हैं? जिनको एक लॉ के तहत बनाया गया, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, फिर उस लॉ के तहत, उस अधिनियम के तहत उसका निर्माण किया गया उस बॉडी का। ठीक है, तो होती है सांविधिक संस्था। विधिक, गैर विधिक, जिनको कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन के तहत, प्रस्ताव के तहत जिसका निर्माण किया है, कोई उसके लिए बिल नहीं आया, ना कोई उसके अधिनियम है, सिर्फ कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया और उस संस्था का निर्माण किया। जैसे नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया और राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया आपका। ठीक है, तो ये रही आपकी संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। अब कुछ संवैधानिक संस्थाएं देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्या क्या पूछता है। ठीक है, हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछता है। अब बाद में हम वन बाय वन सभी संस्थाओं को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं वित्त आयोग से। देखिए हम यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वित्त आयोग अगर देखें तो अनुच्छेद 80 में क्या है? वित्त आयोग दिया गया। तो अगर देखें तो वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसको अर्ध न्यायिक संस्था या क्वासी जुडिशरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, देखें अगर तो वित्त आयोग बहुसदस्यीय निकाय है, सदस्यीय
निकाय है तथा इसको अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक संस्था या क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप अब बात उठ सकती है कि न्यायिक और अर्धन्यायिक में क्या अंतर है भाई? फिर देखिए, अर्धन्यायिक संस्था का मतलब वह संस्था जिनका क्षेत्र सीमित है। अगर वित्त आयोग का देखें तो सिर्फ ये फाइनेंस की बात करेगा और उसी क्षेत्र पर ही न्याय करेगा, तो इसका क्षेत्र क्या हो गया? सीमित हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं अर्धन्यायिक संस्था। क्या बोलते हैं? अर्धन्यायिक संस्था। तो कैसी संस्था है ये? अर्धन्यायिक संस्था है जो एक बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, अगर इसमें देखें इसके बारे में, तो अगर हम इसकी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की, तो देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 इसके अन्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष या चेयरमैन, और 4 अन्य मेंबर होते हैं, इसके 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को देखें तो सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। अध्यक्ष की अगर योग्यता देखें तो सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। और जो 4 सदस्य हैं, इनके लिए चारों के लिए अलग अलग योग्यता दी गई है कि एक सदस्य जो होगा वो अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। जो दूसरा सदस्य होगा वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश के जज बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या जज बनने के योग्य होना चाहिए। तीसरा, वित्त एवं लेखा का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, और चौथा, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। तो पहला क्या है? अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जज बनने के योग्य होना चाहिए। तीसरा, लेखा एवं वित्त मामलों का जानकार होना चाहिए। चौथा, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। तो 4 सदस्य हैं और चारों के लिए अलग अलग योग्यता है। अध्यक्ष के लिए है सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में इसके पद नहीं ये पूछता कि इसे एग्जाम में पूछेगा कि इसकी जो अध्यक्ष कितने सदस्य होते हैं, ये पूछता है। ये पूछेगा इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसे गठन कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर देखें इसे गठन देखें, देखिए इसका गठन राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर या उससे पहले, ठीक है, इसे गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, बाय प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन इनके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह भी आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर इनकी नियुक्ति देखें तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये हो गए, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कि भाई इसकी जो सेवा शर्तें होती हैं या पदावधि होती है तो कौन उसको निर्धारित करता है। ठीक है, तो अगर देखें इसकी सेवा शर्तें और नियुक्ति को निर्धारित करता है कौन? संसद करता है, डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट या संसद। ठीक है, इसकी सेवा शर्तें या उसकी पदावधि को जो निर्धारित करता है वो संसद करती है। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब देखिए, अगर एक हो गया संरचना में देखा हमने, एक अध्यक्ष होता है, 4 इसके सदस्य होते हैं। फिर से गठन है कि इसे गठन प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसकी सेवा शर्तें और इसका जो आपका पदावधि है उसको कौन निर्धारित करता है? तो उसको निर्धारित करता है आपका संसद। ठीक है, अगर इसके कार्य देखें, क्या देखें इसके कार्य, अगर तो इसका कार्य क्या है?
संघ एवं राज्यों के बीच में करों का निर्धारण करना या करों को बंटवारा करना। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करना। तो पहला कार्य हो गया इसका करों का बंटवारा करना। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच में। दूसरा, संचित निधि के द्वारा जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है उसके बारे में बताना। ठीक है, संचित निधि, जो संघ संचित निधि होती है उसमें राज्यों को अनुदान देने की बात करना। संचित निधि, ठीक है, राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो। ठीक है, और तीसरा, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर या उसकी सलाह आग्रह पर राज्य वित्त आयोग, ठीक है, के को सुदृढ़ करने के लिए सलाह देना। ठीक है, क्या हुआ, राज्य वित्त आयोग के आग्रह पर, वित्त आयोग के आग्रह पर, राज्य वित्त आयोग के आग्रह पर नगर पालिका और पंचायतों के वित्त में सुदृढ़ करने के लिए सलाह देना। ठीक है, नगर पालिका और पंचायतों के वित्त में सुदृढ़ करने के लिए सलाह देना। ठीक है, सलाह देना, सलाह देना। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच में करों का बंटवारा। दूसरा, संचित निधि के द्वारा, संचित निधि के से राज्यों को अनुदान देना। ठीक है, फिर राज्य वित्त आयोग के आग्रह पर, ठीक है, नगर पालिका एवं पंचायतों के सलाह को वित्त के सुदृढ़ करने के लिए सलाह देना। फिर या राष्ट्रपति कोई अन्य कार्य वित्त के संबंध में कोई अन्य कार्य सौंपे। तो क्या क्या हुए, करों का बंटवारा एक देखा, एक काम हुआ करों का बंटवारा, संचित निधि के द्वारा राज्यों का अनुदान, फिर राज्य वित्त आयोग के आग्रह पर नगर पालिका पंचायतों के वित्त को सुदृढ़ करने के लिए सलाह देना, फिर राष्ट्रपति के आदेश से या उसके आग्रह पर कोई अन्य कार्य, राष्ट्रपति अगर कोई अन्य कार्य दे उसके वित्त से संबंधित, वो भी कार्य करेंगे। ठीक है, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, अगर देखें तो ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, रिपोर्ट सौंपेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसको कहाँ रखेगा, संसद के पटल पर रखेगा। ठीक है, जब भी संसद का नाम आएगा ना तो याद रखिए लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो रिपोर्ट, जब भी रिपोर्ट वित्त आयोग की कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखेगा। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसकी बातें होंगी वो सब सलाहकारी होंगी, कोई बाध्यकारी बातें नहीं होंगी। अगर केंद्र चाहे तो इसकी बातों को मानेगा या चाहे ना मानेगा, सलाहकारी होती है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका गठन कौन करता है। ठीक है, इसकी सेवा शर्तों को कौन निर्धारित करता है, ये रिपोर्ट किसको पेश करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में। अब देखिएगा यही क्वेश्चन बनते हैं, इसकी संरचना में कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका अनुच्छेद पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कैसा बहुसदस्यीय निकाय है कि एकल सदस्यीय निकाय है, ये पूछता है। और आपका ये कैसी अर्धन्यायिक संस्था है या न्यायिक संस्था है। ठीक है, ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। पहला अनुच्छेद, दूसरा संरचना से, तीसरा गठन से, इसका गठन कौन करता है, फिर इसकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, फिर इसका ये रिपोर्ट किसको पेश करते हैं। ठीक है, और फिर ये ठीक है, एक कैसी निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय है जो एक अर्धन्यायिक संस्था है। ठीक है, तो ये रहा आपका वित्त आयोग। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है, प्रिंट शॉट ले लीजिए लेना हो जो। देखिए
देखिए निर्वाचन आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन, सॉरी, अगर देखें इसमें इसकी संरचना देखें, अगर हम देखिए इसमें होता है एक चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त और एक 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और दूसरा होता है आपका 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, ठीक है। अब देखिए एक क्या होता है जिसे बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और अदर इलेक्शन कमीशन। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दूसरा होता है चुनाव आयुक्त। 3 सदस्य होते हैं इसमें, टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं, इसलिए बहुसदस्यीय निकाय है ये, ठीक है। अगर इनकी नियुक्ति देखें तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर इनकी नियुक्ति देखें हम तो ये करता है आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब देखिए अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का अगर हम कार्यकाल देखें, इनका जो टेन्योर पीरियड देखें, अगर हम टेन्योर पीरियड देखें तो वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी आपका पहले हो, ठीक है। क्या होता है इनका कार्यकाल? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पदमुक्ति की, कैसे ही रिमूव होता है, ठीक है। तो देखें अगर पदमुक्ति देखें हम तो कई कारण होते हैं। अगर एक तो देखिए खुद त्यागपत्र दे दे, अगर ये क्या दे दे? खुद त्यागपत्र दे दे, क्या करे? या तो खुद त्यागपत्र दे दे, या इसकी मृत्यु हो जाए, या इसका निष्कासन हो। देखो 2-3 चीज होते हैं, या इसका क्या हो, अगर देखें या त्यागपत्र दे दे, त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा ये अपना, ठीक है। या इसकी मृत्यु हो जाए, या इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की इसकी कंप्लीट हो जाए इसका, या इसका निष्कासन हो, ठीक है, या इसको हटाया जाए। तो निष्कासन के लिए क्या किया जाता है भैया? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही इसको भी हटाया जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश को अगर हमें हटाना है तो कैसे हटाना होगा? इसके लिए करना होगा, अगर देखें निष्कासन में तो 2 कारण है, कदाचार या असमर्थता के कारण क्या होता है? एक होता है कदाचार या असमर्थता या अक्षमता, ठीक है। ये 2 रीजन होने चाहिए, कदाचार के कारण हो सकता है या असमर्थता के कारण होगा। तो उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद विशेष बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत से फिर राष्ट्रपति उसको विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए उसको, ठीक है। फिर राष्ट्रपति उसको हटाएगा। क्या है? क्या रीजन होना चाहिए? कदाचार या असमर्थता या अक्षमता, फिर उसको संसद विशेष बहुमत से पारित करेगी उस बिल को, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति चाहते तो हटा सकता है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है सेम वैसे ही इसको हटाया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा इसको पदमुक्ति की किसके मतलब कैसे करते हैं, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाता है, ठीक है। ये तो हुआ अध्यक्ष को। अगर हम इनकी चुनाव आयुक्तों की बात करें, देखिए ये तो हुआ आपका अध्यक्ष। कैसे अध्यक्ष हटेगा आपका? कैसे अध्यक्ष हटाया जाएगा? अगर हम चुनाव आयुक्त की बात करें तो चुनाव आयुक्तों के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति क्या करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श लेता है, सलाह लेता है और उनको निष्कासित कर देता है या उनको हटा देता है। अगर हम बोले, देखिए ये तो हो गया अध्यक्ष का,
अगर हम इनका देखें, ये मुख्य चुनाव आयुक्त का चीफ इलेक्शन कमीशन का हो गया, ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन को देखें तो राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन राष्ट्रपति क्या करेगा, परामर्श लेगा किससे, या उनकी सलाह पर, किसकी सलाह पर, चीफ इलेक्शन कमीशन की सलाह पर। चीफ इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर ही जो चुनाव आयुक्त हैं इनको हटाएगा, ठीक है। तो इनकी पद मुक्ति कैसे हुई, या त्यागपत्र दे दें, या मृत्यु हो जाए, या इसका निष्कासन किया जाए। तो निष्कासन कैसे, विशेष बहुमत से पारित होगा, विशेष बहुमत, या इसको मैं लिख देता हूं मैं यहां पर देखिए, ये मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही, ठीक है। कैसे, चीफ इलेक्शन कमीशन का कैसे होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सेम वही प्रोसेस मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जरूर पूछता है। तो क्या है, दो होते कदाचार, अक्षमता या असमर्थता, ठीक है, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से, ठीक है। और अगर हम इलेक्शन कमीशन को देखें तो इलेक्शन कमीशन को हटाया जाता है, राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन परामर्श के बाद, किसके परामर्श से, मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से या सलाह पर। सलाह लेगा किससे, चीफ इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। ये हो गया पद मुक्ति। कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु हो गया। अगर इनका वेतन देखें, देखिए अगर इनका वेतन देखें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्तों का वेतन हमेशा बराबर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का वेतन बराबर होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। किसके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है, न्यायाधीश के बराबर होता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्त के जो वेतन होते हैं वो किसके बराबर होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। और जो इनकी जो शक्तियां होती हैं दोनों, देखिए नाम है भाई मुख्य लगा हुआ है, लेकिन इनकी जो शक्तियां होती हैं, दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं। अगर इनके बीच में किसी बातों को लेकर कोई विवाद हो जाए या मतभेद हो जाए, तो हमेशा जो मामला, जो ऐसा नहीं कि भाई मुख्य है तो भाई इसकी बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुमत से कोई भी मामला होता है वो पारित होता है, बहुमत जिसकी तरफ ज़्यादा होगा वही मामला मान्य होगा, ठीक है। तो इनकी जो शक्तियाँ होती हैं बराबर होती हैं, इनके जो वेतन होते हैं वह बराबर होते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। किसके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होते हैं, ठीक है। इनकी शक्तियाँ भी बराबर होती हैं, और आपका ये कैसे, जो इनकी जो मतलब वेतन है वो आपको बराबर होंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इनका कार्य देखें, देखिए कार्य देखने से पहले एक वो इनकी जो सेवा शर्तें हैं और जो पदावधि है वो कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति। जैसे आपने वित्त आयोग में देखा था, कौन करता था, संसद। यहाँ पे कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो देखें सेवा शर्तें, सेवा शर्तें एवं पदावधि को निर्धारित करता है कौन, पदावधि निर्धारित करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। सेवा शर्तें एवं पदावधि निर्धारित करेगा राष्ट्रपति करेगा। तो अब इनके अगर कार्य देखें तो देखिए कार्य कभी एग्जाम में कार्य पूछता नहीं है। अगर हम कार्य देखें तो कार्य क्या होता है, जैसे चुनाव के समय में जब आचार संहिता लागू होती है वो इसका कार्य आचार संहिता को लागू करना। दूसरा, जैसे चुनाव की तिथि का निर्धारण करना, या राज्य अगर जैसे संसद देखें, संसद के सदस्य को कि अगर योग्यता से संबंधित कोई मामला होगा तो राष्ट्रपति को सलाह देना। ऐसे अगर राज्य में अगर देखें तो अगर विधानमंडल सदस्य के अगर कोई मामला होगा तो राज्यपाल को सलाह देना, ठीक है। तो क्या होगा आपका ये
इसकी जो कार्य क्या है, इसे आचार संहिता लागू करना है। अगर कोई मामला जैसे चुनाव चिन्ह से आवंटन से लेकर हो या कोई विवाद का कोई मामला होगा ना, तो वो भी ये देखेगा। इसलिए इसको भी बोलते हैं अर्धन्यायिक संस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धन्यायिक संस्था, क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या कहते हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, तो हमने देखी सर, इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक इसकी संरचना कि ये एक सदस्यीय निकाय है या बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, इसका कार्यकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट से, यहीं से एग्जाम पूछता है। फिर इसकी पदमुक्ति कौन कैसे होती है, किसके समान होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। फिर पूछता है इसका वेतन किसके बराबर होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। इसकी सेवा शर्तें एवं पदावधि कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये अनुच्छेद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, क्या होता है, यही एग्जाम से पूछता है आपका। ठीक है, अगर इसका कार्य देखें तो कार्य क्या है, जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन करना या चुनाव चिन्ह के में अगर आवंटन संबंधित कोई भी मामले का विवाद हो, उसका निपटारा करता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं अर्धन्यायिक संस्था या क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, आचार संहिता लागू करना, चुनाव की तिथि बताना कि चुनाव कब होगा, ये करना। ठीक है, ये इसका जो काम है निर्वाचन आयोग का, ये किससे किसका चुनाव कराता है, तो ये कराता है संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। किसका? संसद, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। कुछ अनुच्छेद हैं इसमें जो याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जैसे 324, इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग है जिसका कार्य क्या है, चुनाव करवाना किसका, जैसे संसद में जो सदस्य होते हैं उनका, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, फिर अनुच्छेद 325 है। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? अनुच्छेद 325 कहता है आपका, जो निर्वाचक नामावली जो तैयार करते हैं ना 325 में, 326 सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। क्या है? सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 326 में आपका। ठीक है, जिसमें 61वें संविधान संशोधन के तहत जो आपको वोट डालने का जो उम्र है वो 18 साल कर दी गई है। वो 61वां संविधान संशोधन है आपका। ठीक है, तो दो अनुच्छेद बहुत इसके इंपॉर्टेंट हैं, एक 324 और 326। 326 क्या कहता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसका 61वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत जो वोट डालने की जो उम्र है वो 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। और 324 निर्वाचन आयोग, जिसमें कि आपका जो निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है किसका? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये हो गया। निर्वाचन आयोग संबंधित कुछ समितियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट समितियां हैं, जो एग्जाम में पूछता है कि ये समितियां किससे संबंधित हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार। ऐसे प्रिंट शॉट ले लीजिए। देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, कौन समितियां हैं, तो अगर देखें हम समितियों को, तो ये है तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, जीवन रेड्डी समिति और इंद्रजीत समिति। कौन कौन सी? अगर देखें हम तो पहली है तारकुंडे समिति, ठीक है। फिर दूसरा है आपका दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। फिर है आपका जीवन रेड्डी समिति, और फिर है आपका इंद्रजीत समिति। कौन सा? इंद्रजीत। ठीक है, कौन कौन सा है? तारकुंडे समिति आपका है, और आपका दिनेश है, जीवन रेड्डी है, और आपका इंद्रजीत समिति। ठीक है, तो ये समितियां हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है,
अगर याद रखने का तरीका अगर देखना चाहें तो इंद्र ने जीवन दान दिया किसको, दिनेश को, क्योंकि वो तार पे लटक गया था। इंद्र ने जीवन दान दिया है दिनेश को क्योंकि वो तार पे लटक गया था। ठीक है, वैसे याद कोई बहुत ही 40 समिति हैं, कोई बहुत ज़्यादा समिति नहीं है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है समितियाँ। हमने क्या देखा, वित्त आयोग देखा, निर्वाचन आयोग देखा। अब देखते हैं हम संघीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, या कैग देखते हैं, और फिर देखते हैं आपका महान्यायवादी। ठीक है, अगर देखें हम कैग देखें, इसे बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अगर देखें हम कैग को देखें अगर, तो कैग क्या है, जैसे आपने वित्त आयोग देखा, निर्वाचन आयोग देखा, दोनों ही बहुसदस्यीय निकाय हैं, लेकिन कैग एक सदस्यीय निकाय है। क्या है, एक सदस्यीय निकाय है, एक एकल सदस्यीय निकाय है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 148 क्या कहता है, कैग की नियुक्ति बताता है। तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगर इसकी हम देखें, नियुक्ति देखें, अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर इसकी हम नियुक्ति देखें तो वह करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। देखिए, अगर इसकी हम पदमुक्ति देखें, क्या देखें, पदमुक्ति, तो जैसे आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त था ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार जैसे वो हटाया जाता है, वैसे निर्वाचन आयोग हटता है, तो सेम वही ये भी कर हटता है। जैसे अगर पदमुक्ति देखें, तो अगर वो है आपका त्यागपत्र दे दे या निष्कासन कर या मृत्यु हो जाए इसकी, तो वो तो अलग। अगर इसकी निष्कासन देखें, अगर इसका हम, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, किसके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। ठीक है, के समान। ठीक है, अगर इसका कार्यकाल देखें, टेन्योर देखें, तो वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। क्या है, 6 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु। इसका कार्यकाल देखें अगर, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, ऐसे कार्यकाल देखें तो 6 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु है। अब देखिए, जैसे आपने निर्वाचन आयोग देखा था कि उसमें जो सेवा शर्तें हैं या पदावधि का निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे कौन करेगा, संसद करेगा। जैसे वित्त आयोग में संसद करता था ना, वैसे कैग में भी संसद करेगा। ठीक है, तो देखें, वेतन और पदावधि का निर्धारण कौन करेगा, तो संसद करेगा। वेतन एवं पदावधि का निर्धारण कौन करेगा, संसद करता है आपका। ठीक है, हमने क्या देखा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता। इसको निष्कासन करने का वही तरीका है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है, वैसे ही इसको भी हटाया जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर इसका कार्यकाल देखें तो 6 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु है। अगर इसका वेतन एवं पदावधि देखें तो कौन निर्धारित करता है, कौन डिटरमिन करता है, तो पार्लियामेंट करती है। ठीक है, कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। अब देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा ना, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। एक बार पद या एक बार पदावधि कंप्लीट होने के बाद दोबारा इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है,
तो अगर हम देखें पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, ठीक है। और इसकी जो वेतन होगा या कोई भी इसको निधि दी जाएगी तो आपके संचित निधि से दी जाती है, ठीक है। कहाँ से कोई वेतन इसको जो मिलता है वो आपके कहाँ से मिलता है, संचित निधि से प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसा कार्य देखें, क्या देखें, अगर इसका हम कार्य देखें तो इसका कार्य क्या है, जैसे इसका याद रखिएगा ना, इसमें लिखा क्या, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल। इसका काम सिर्फ ऑडिट करने का है, नियंत्रक काम नहीं इसका, सिर्फ ऑडिट करने का, लेखा परीक्षा का काम है इसका। इसका केवल अगर काम देखें हम, अगर इसका हम केवल, ये सिर्फ लेखा परीक्षण का काम करता है, लेखा परीक्षण का, ठीक है। और वह भी क्या, व्यय होने के बाद, व्यय होने के पूर्व नहीं, व्यय होने के बाद, व्यय होने के बाद, ठीक है। इसका कार्य अगर देखें तो केवल और केवल ऑडिट करने का है। क्या करने का, ऑडिट करने का, लेखा परीक्षण करने का काम है, और वह भी व्यय होने के बाद, ना कि व्यय होने के पूर्व, ठीक है। अगर देखें इसके कार्य देखें तो इसका कार्य क्या क्या है, जैसे यूनियन, स्टेट, यूनियन टेरिटरी से अगर संचित निधि से कोई भी व्यय करते हैं तो उनको उसका जांच करना है, उसका लेखा परीक्षण करना, ठीक है। संघ एवं राज्य की जो आकस्मिक निधि या लोक लेखा निधि से जो भी व्यय होगा उसकी जांच करना, ठीक है। या सरकारी उपक्रमों के जो विभाग होंगे उनकी लेखाओं की जांच करना, ठीक है। या राष्ट्रपति कोई अन्य कार्य सौंपे, वह भी आप लेखा परीक्षण कैग करता है आपका, ठीक है। तो कौन कौन से कार्य हुए उसके, इसका पहला कार्य हुआ संघ राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संचित निधि से जो व्यय होता है उसका लेखा परीक्षण करना, लेखा परीक्षण करना या उसका ऑडिट करना। दूसरा, संघ एवं राज्य के आकस्मिक निधि या लोक लेखा निधि से जो व्यय होने पर उसका परीक्षण करना या उसका ऑडिट करना। तीसरा, जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उन निकायों के भी लेखाओं की जांच करना या राष्ट्रपति कोई अन्य कार्य सौंपे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, इसका काम सिर्फ याद रखिएगा ऑडिट का है, ओनली ऑडिट, लेखा परीक्षण का काम है इसका। पहले जब इसका निर्माण हुआ था, या सॉरी इसको जब बनाया गया था कैग को, संवैधानिक, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, जब संविधान ने इसका निर्माण किया था तो इसका दोनों काम था, ऑडिट का भी था और कंट्रोलर का भी था। लेकिन 1976 से 1976 से इसको जो कार्य था वह केवल ऑडिट का हो गया। किसका हो गया है, ऑडिट का हो गया। कब से, 1976 या 1976 से। 1976 के बाद से इसका कार्य केवल लेखा परीक्षण का हो गया। किसका, ठीक है। तो इसे नियुक्ति का वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसकी पद मुक्ति या इसका निष्कासन, देखिए पद मुक्ति कई आधार हैं, या तो त्याग पद दे दे, या इसकी मृत्यु हो जाए, या इसको निष्कासित किया जाए। तो कैसे करेंगे, वह जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सेम वही प्रोसेस इसका भी होता है, ठीक है। अगर इसका कार्यकाल देखें तो 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु है। अगर इसका वेतन देखें तो जो वेतन या पदावधि का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है, ठीक है। फिर इसका कार्य और कार्य केवल और केवल लेखा परीक्षण का है, ऑडिट का है, ठीक है। फिर अगर देखें इसमें पुनर्नियुक्ति या रीअपॉइंटमेंट नहीं होता इसका, ठीक है। एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद दोबारा इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका कैग। अब अगर कैग में हमने देखा कि कैग का कार्य क्या क्या है, अब बात करते हैं कैग रिपोर्ट कौन कौन सी बना। कैग जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये अपनी जो रिपोर्ट होता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्यपाल को सौंपता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखेगा। संसद में जो लोक समिति है, ठीक है, लोक लेखा समिति है, वह इस रिपोर्ट को जांच करती है, ठीक है। ऐसे विधानमंडल में भी जो राज्य की लोक लेखा समिति होगी वह इसकी जांच करेगी, ठीक है। देखिए अगर ये रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है,
ठीक है, किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति इसको क्या करेगा? संसद के पटल पे रखेगा, और ये राज्यपाल को भी सौंपता है। ठीक है, ये क्या करेगा? संसद के पटल पे रखेगा इसको, और संसद में इसको जो लोक लेखा समिति है, ऐसे राज्य विधानमंडल में जो लोक लेखा समिति होती है, राज्य विधानमंडल में जो लोक लेखा समिति होती है वह इसकी जांच करती है। ठीक है, अगर देखें हम लोक लेखा समिति को देखें तो जब हम संसद पढ़ेंगे तब इसको देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, तो लोक लेखा समिति जो होती है कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, इसलिए लोक लेखा समिति को या कैग को लोक लेखा समिति का गाइड या मार्गदर्शक कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैग। क्या देखा हमने इसकी नियुक्ति देखी कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता। सॉरी, इसकी जो पद मुक्ति होती है या इसका जो निष्कासन होता है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। इसका जो वेतन और पदावधि का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। इसका कार्य और कार्य केवल और केवल ऑडिट का है। किसका? ऑडिट का है आपका। अगर इसकी शपथ देखें, इसकी शपथ कौन दिलवाता है? शपथ, तो इसका शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति या उसके द्वारा अपॉइंट कोई व्यक्ति। शपथ अगर इसकी ओथ देखें तो दिलवाता है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ठीक है, कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाएगा, या राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट कोई भी व्यक्ति होगा वह इसको शपथ या ओथ दिलवाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैग। हमने कैग देखा, निर्वाचन आयोग देखा, वित्त आयोग देखा। अब देखते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ठीक है, इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट अगर देखें क्या क्या है, इसका एक अनुच्छेद है। क्या है इसका? अनुच्छेद 148 में आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी पद मुक्ति या इसका निष्कासन कैसे होता है? जैसे उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल पूछता है। इसका वेतन और पदावधि का निर्धारण कौन करता है? ये पूछता है। और पूछता है इसको कार्य क्या है? इसका कार्य लेखा परीक्षक और ऑडिट और कंट्रोलर दोनों का है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका काम ऑडिट करने का। किसका? ऑडिट करने का, लेखा परीक्षण का, वो भी व्यय होने के बाद। ठीक है, 1976 से इसका कार्य केवल ऑडिट का बन गया है। इसकी शपथ कौन दिलवाता है? वह दिलवाता है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट कोई भी व्यक्ति हो। ये रिपोर्ट किसको पेश करेगा? राष्ट्रपति को पेश करेगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल को। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको संसद के पटल पर रखेगा। संसद में लोक लेखा समिति होगी, उस रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसको विधानमंडल के पटल पर रखता है। विधानमंडल में जो लोक लेखा समिति है वह इस रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, तो ये रहा आपका कैग। तो कैग में इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 148, बहुत याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, अगर देखना हो आपका, ठीक है, तो अब देखते हैं महान्यायवादी। अगर देखें महान्यायवादी, देखें अगर, देखिए महान्यायवादी जो है
वो आपका आर्टिकल 76 में है, ठीक है, किसमें, आर्टिकल 76 में, ठीक है। यह भी एक आपका संवैधानिक पद है। देखिए, अगर महान न्यायवादी की अगर हम योग्यता देखें, अगर इसकी नियुक्ति देखें अगर हम, तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगर इसका देखिए योग्यता देखें, क्या देखें, योग्यता देखें तो क्या होती है इसकी योग्यता, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है ना, जो न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, वही योग्यता आपका महान न्यायवादी की होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है, पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज रहा हो या न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट में, वो भी 5 वर्ष तक, या 5-10 वर्षों तक वह हाई कोर्ट में वकालत किया हो या एडवोकेट रहा हो, ठीक है, या राष्ट्रपति के आधार पर राष्ट्रपति को ऐसे लगे कि वो न्यायिक अनुभवी व्यक्ति है, ठीक है। पहला क्या है, अगर तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, वही योग्यता आपका महान न्यायवादी को भी चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता के समान, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और वह 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज रहा हो या उसको एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और ये देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेट हो, अगर कई स्टेटों में रहा हो तो एक पूरा उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। या 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, ठीक है, या राष्ट्रपति को ये लगे कि वो न्यायिक का उसको अनुभव हो या न्यायिक व्यक्ति है, ठीक है। तो ये उसकी वही योग्यता। अगर इसका देखें कार्यकाल और या इसको जो वेतन मिलता है, तो वह सब कुछ राष्ट्रपति के अनुसार होता है। कैसा, ये जो प्रसाद पर्यंत किसके होता है, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी इसको निकाल सकता है, क्यों, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। और जो इसका वेतन है या जो इसका पारिश्रमिक है, वह सब कुछ राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इसका वेतन एवं इसका जो पारिश्रमिक है या कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसलिए इसका ना वेतन का उल्लेख है और ना ही इसका कि कितना इसको कार्यकाल का कोई उल्लेख है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा कार्य करेगा, और इसका वेतन या इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका बात होता है कि इसका देखिए, महान न्यायवादी ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद के दोनों सदनों में उपस्थित रह सकता है या संयुक्त बैठक में उपस्थित रह सकता है, लेकिन इसे वोटिंग का राइट नहीं होता, ठीक है। यह संसद के दोनों सदनों में उपस्थित रह सकता है, भाग ले सकता है, अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है, संयुक्त अधिवेशन में भी बैठक में भाग ले सकता है, अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसको वोटिंग का राइट नहीं है, मताधिकार का राइट नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, संसद के सदनों में ये बैठ सकता है, उपस्थित रह सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लिखें संसद के सदनों में उपस्थित रह सकता है,
ठीक है। ऐसे संयुक्त बैठक में भी उपस्थित रह सकता है आपका ये, संयुक्त बैठक में भी लेकिन मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है। मत देने का अधिकार नहीं होता, मत देने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। क्या देखा हमने, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसकी योग्यता देखें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही योग्यता इसकी भी होती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और इसका जो वेतन या पारिश्रमिक जो होता है वह राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है, ठीक है। यह संसद के दोनों सदनों में उपस्थित रह सकता है, उनकी बैठक में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार इसको नहीं प्राप्त होता, ठीक है। तो ये रहा आपका महान्यायवादी। इसका अगर कार्य देखें तो इसका कार्य जैसे कि अगर ये इसका जो मुख्य कार्य है भारत सरकार को विधिक सलाह देना, राष्ट्रपति के निर्देशन पर भारत सरकार को विधिक सलाह देना, ठीक है। या मतलब भारत सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में उनकी तरफ से बात रखना है, ठीक है, या उनकी तरफ कोई केस लड़ना, ये सारा कार्य आपका महान्यायवादी का है। लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसलिए हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आर्टिकल, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी योग्यता अगर पूछता है, और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। या पूछेगा इसकी पदावधि क्या होती है, तो आपको इसकी कोई पद निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित काल के लिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसका वेतन एवं पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करता है। सबसे मोस्ट बात या इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यह ही एक व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये रहा आपका महान्यायवादी। अब देखते हैं हम राज्य महाधिवक्ता आयोग, राज्य महाधिवक्ता, स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफ, ठीक है। प्रिंट आउट ले लीजिए जिसके लेना हो जो, फिर आगे देखते हैं। देखिए अगर देखें हम राज्य महाधिवक्ता, देखिए आर्टिकल 165 में है, शायद एक बार देख लीजिएगा, मुझे शायद कंफर्म नहीं याद आ रहा, लेकिन 165 ही शायद इसका आर्टिकल है। तो राज्य महाधिवक्ता क्या है, देखिए इसकी नियुक्ति कौन करता है। जैसे आपका महान्यायवादी है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। तो उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसकी नियुक्ति देखिए अगर हम, राज्यपाल करता है, ठीक है। जैसे आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी होता है, तो जो राज्य महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। सेम वैसे जहाँ राष्ट्रपति है वहाँ राज्यपाल लग जाएगा, बस बाकी सब कुछ महान्यायवादी तरह, लेकिन ये राज्य का होता है, ठीक है। अगर इसकी हम योग्यता देखें तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही इसकी योग्यता होती है, ठीक है। अगर इसका देखें तो ये जैसे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसका पारिश्रमिक या वेतन राज्यपाल निर्धारित करता है, और इसको भी राज्य विधानमंडल के सदनों में बैठक में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन इसे भी मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम पूछता है कि किसके प्रसाद पर्यंत होता है, तो राज्यपाल के। ये भी विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, यह भी, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इसका राज्यपाल भी पारिश्रमिक और वेतन कौन निर्धारित करता है, आपका राज्यपाल करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम
कुछ आयोग और बचे हैं, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, और आपका हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। तो वीडियो शायद लंबा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, कल हम कुछ आयोगों और है उनको भी कल हम दोबारा मतलब बता देंगे, ठीक है। या कल दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारे जो बचे हुए हैं उन संवैधानिक संस्थाओं को भी बता देंगे, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आप चैनल में नए हों तो एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। तो हम फिर विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।